अभी दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। दोनों के कॉजेस डिफरेंट है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस है, वैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस है। नॉर्मल इसलिए तुम्हें सबसे मेन बात पता रहनी चाहिए, नॉर्मल बॉडी का पीएच का है 7.35 टू 7.45। ब्लड के पीएच के बाद हो गए तुम्हारा नॉर्मल CO2 कितना रहता है 35 टू 45 mmOpHg। और तुम्हारी तीसरी चीज़ है SCO3 जो कि बाइकार्बोनेट्स, वो कितने रहते हैं 22 टू 26 रहते हैं मिलीमोल्स। तो ये चीज़ सबसे पहले हम सीखेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। एसिडोसिस यानी मतलब क्या, एसिड तुम्हारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एसिड कौन है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एसिड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो बेसिक चीज़ है कि तुम्हारा एसिडोसिस हो रहा है। एसिड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडोसिस मतलब तुम्हारा एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। क्यों? रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल्योर से, तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें होता है CO2 का एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी। क्यों होगा? सिंपल सी चीज़ है, CO2 हमारे बॉडी में क्यों होगा? जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या रहता है? 20 टू 24, 12 टू 20, ये जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग बताया है। नॉर्मल रेस्पिरेशन से अगर कम रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपो वेंटिलेशन। हाइपो मतलब कम वेंटिलेट हो रहा है, परफ्यूजन नॉर्मल है लेकिन वेंटिलेशन कम है, तो उसकी वजह से CO2 एक्यूमुलेट हो रहा है। तो CO2 जब एक्यूमुलेट होता है तो ब्लड का pH 7.35 से कम जाता है और ब्लड का PCO2 लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़ता है 45 mm से ज़्यादा। तो उसके लिए तुम्हारी किडनी कॉम्पनसेट करती है, मेटाबॉलिक जो आयंस रहते हैं SCO3 आयन सिक्रेट करते, तो उसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है 22 टू 26, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के चक्कर में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये तुम्हें ABG में ये तुम्हें कोरिलेट करना है कि जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का तुम डायग्नोसिस बना रहे हो तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ चाहिए, एसिडोसिस है तो pH हमेशा कम ही रहेगा। एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है तो CO2 हमेशा तुम्हारा ज़्यादा ही रहेगा, तो तुम्हारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। और ये CO3 पे वो डिपेंड करेगा कि ये कॉम्पनसेटेड है, पार्शियली कॉम्पनसेटेड है या फुल्ली कॉम्पनसेटेड है। तो नॉर्मल pH, नॉर्मल CO2 और नॉर्मल SCO3, ये सब चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई। अभी एसिडोसिस होता क्यों है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता क्यों है, इस पर बहुत स्पेसिफिक रीजंस है जो तुम्हें बेसिकली तुम्हें ये याद होनी चाहिए कि क्यों हो जाएगा। तो सबसे मेन बात, रेस्पिरेशन कम है। रेस्पिरेशन क्यों कम हो सकते हैं? सबसे मेन बात, तुमने कोई ड्रग दिया है। अब कौन सा ड्रग रेस्पिरेशन कम कर सकता है? जो पेशेंट को सुलाने वाला सिडेटिव ड्रग्स रहते हैं वो कम कर सकते हैं, जिसमें आ जाते हैं ओपियोइड्स, मॉर्फिन, फेंटानिल। तो उसके बाद आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में भी रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और एक रहता है GBS सिंड्रोम में जो सिंड्रोम रहता है, गुलेनबायर सिंड्रोम, उसमें रेस्पिरेटरी मसल वीक रहती है, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर जो रहता है वो वीक रहता है, उसकी वजह से प्रॉपर रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स नहीं होते हैं, डायफ्राम का मूवमेंट नहीं होता है, उसकी वजह से वॉलेटरी मसल का वीकनेस होने की वजह से तुम्हारा रेस्पिरेशन नॉर्मल से कम होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अब नेक्स्ट आ गया तुम्हारा एडिमा। एडिमा किस चीज़ की वजह से? कि पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा मतलब तुम्हारे लंग्स पे एडिमा, यानी कि तुम्हारा लंग्स पे रिटेंशन ऑफ वाटर है। अगर वाटर रिटेंशन है तो तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हारे CO2 को बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो CO2 रिटेंशन हो गए। निमोनिया सेम चीज़, अल्वेओलाई में वाटर एक्यूमुलेशन, सैक्स में वाटर एक्यूमुलेशन, सैक्स फ्लूइड विद फ्लूइड म्यूकस, एक ही चीज़ है ये सब। तो निमोनिया में भी अगर अल्वेओलर सैक में अगर तुम्हारा वाटर है या फ्लूइड है तो CO2 तुम्हारा एक्सचेंज नहीं होगा। रेस्पिरेटरी सेंटर जो रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, अगर वो डैमेज हो जाए तो हमेशा के लिए रेस्पिरेटरी रेट लो ही रहेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में रेस्पिरेटरी अगर सेंटर में अगर तुम्हारा कोई डैमेज हो तो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से तुम्हारा एसिडोसिस हो सकता है। एम्बोलाई की वजह से भी एक हो सकता है। एम्बोलाई की वजह से जब पल्मोनरी आर्टरी में तुम्हारा एम्बोलस होता, स्पाज्म ऑफ ब्रांकियोल
एक चीज़ है, जैसे कि अब जब तुम्हारा ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल में अगर लास्ट एरिया में अगर स्पाज्म हो तो जो CO2 का फैसिलिटेशन है वो होगा नहीं, उसकी वजह से CO2 एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब सैक फिल्ड विथ फ्लूइड कैविटी और एयर कैविटी, उसकी वजह से क्या होगा कि अगर जिधर जो चीज़ नहीं चाहिए अगर वो उसकी इलास्टिसिटी डैमेज हो जाए इस सैक की कंटिन्यूसली, जो COPD में होता है, जो लास्ट स्टेज है अस्थमा एम्फाइसीमा के बाद की लास्ट स्टेज जो रहती है COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, एयर सैक की इलास्टिसिटी पूरी चली गई है वो, तो इसलिए CO2 रिटेंशन तो होता ही है। तो COPD एक प्रॉपर रीज़न है कि उसमें तुम्हें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से दिखेगा। अभी साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि साइन एंड सिम्टम्स मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ये तुम पहचानोगे कैसे? तो सबसे पहले पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, कन्फ्यूजन है, पेशेंट को तुम क्वेश्चन पूछोगे पेशेंट आंसर नहीं करेगा, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम होगा, 12 से कम होने के बाद पेशेंट का BP एक लो होगा। ये सब चीज़ें अगर तुमने आइडेंटिफाई की तो उसके बाद तुम आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपल के रिजल्ट्स देख सकते हो, उसमें तुम्हें दिखेगा कि जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको PaCO2 बोलते हैं, वो तुम्हारा बढ़ा रहेगा, जो pH है वो घटा रहेगा, उसको बोलेंगे तुम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इंटरवेंशन क्या करोगे? अब तुम्हें सबसे मेन बात कि तुम्हारा पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। उसके बाद पेशेंट को प्रमोट करेंगे कफ करे, कफ करने की वजह से हाइपर वेंटिलेट होने की वजह से CO2 निकल जाए। फुल्ली एक्सपिरेशन करने बोलेंगे, इंस्पिरेशन के बाद उसकी वजह से क्या होगा कि जो वो ट्राई करेगा उस एफर्ट्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो। ये हो गए तुम्हारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के तुम्हारे मेन जो रीजन्स है वो सब, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर में प्रॉब्लम है कुछ, या माइस्थेनिया ग्रेविस है, GBS है पेशेंट को, तुमने किसी ड्रग्स को यूज़ किया है, एम्बोला है, या ब्रोंकियल का क्या बोलते हैं स्पाज्म है अस्थमा में, तो अस्थमा में स्पाज्म होने की वजह से भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है।